अपन ने कौन सी ऋतु कर ली थी? वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु अपन ने कर ली। अब अपन करेंगे शरद ऋतु, ऑटोनम, ऑटोमन, ठीक है, शरद ऋतु। अब यहाँ पे एक लाइन आएगी, तो आप उससे मुझे बताना कि ये क्यों है। कौन बताएगा वो बता देना पहले ही कि वर्षा में देखो, पिछली ऋतु की बात हो रही है, अगली ऋतु पिछली ऋतु पर डिपेंड करती है। तो वर्षा में संचित पित्त प्रकोपित होकर पित्तज विकार उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कोई बताएगा मुझे कि वर्षा ऋतु में पित्त संचित क्यों हुआ? कौन बताएगा? हेलो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बताएगा कि भाई वर्षा ऋतु में पित्त का संचित क्यों होता है, क्यों संचय हुआ पित्त का? हेलो। सर शर्मिष्ठा सर, बारिश आने के कारण से जो हीट निकलना था वो ट्रैप्ड हो जाता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में भी वो वातावरण की तरह बॉडी में हीट ट्रैप्ड हो जाता है बारिश आने के लिए, उसलिए शरद ऋतु में पित्त बढ़ जाता है। हाँ, तो वर्षा ऋतु में संचय हुआ मतलब बॉडी में एक्यूमुलेशन हुआ, बॉडी में उसका पित्त का संचय हुआ। ये देखो बहुत यस सर। फैक्ट वाली बात है, एक्यूमुलेशन हुआ है पित्त का। आप इसको देखो, आचार्य ने बता दिया, अब अपने अपने हिसाब से, जैसे श्रमिष्ठा ने बताया कि भाई जो बरसात की वजह से अपनी जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, एक तरीके से अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो पित्त संचित, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक इजी लैंग्वेज में एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सर ये भी तो कर सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जो अग्नि थी वो मंद थी, तो इस वजह से भी क्या बोलते हैं पित्त का संचय ज्यादा हो गया, क्योंकि अग्नि ही मंद है वहां पे। तो ये भी सही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो मतलब जो सबसे बेस्ट है ना, जो आपको भी अच्छा लगेगा, कि अपन ने क्या किया वर्षा ऋतु में अग्नि मंद थी, तो अपने अग्निवर्धक जितने भी थे वही हार विहार के पिछले 2 मंथ से अपन ने, जैसे कि कप, शीत ऋतु में क्या करते थे भाई, अग्नि तेज है तो कप ही कप खाया तो कप जमा हो गया, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या है भाई, अग्नि मंद है, पित्त मतलब पित्त को बढ़ाओ। अपन ने ऐसे काम करे जिससे कि अग्नि बढ़े, अपन ने यही काम किया ना पूरी वर्षा ऋतु में। क्योंकि अपन ने देखो यहाँ पे देखो, अत्यधिक मंद अग्नि रहती है, तो अपन को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे अग्नि को प्रदीप्त हो। अग्नि प्रदीप्त यानी पित्त को बढ़ावा मिले। तो अपन ने 2 महीने तक ऐसा ही काम किया जिससे कि पित्त बढ़े बॉडी में, तो पित्त बढ़ा, जिससे अपन रोगग्रस्त भी नहीं हुए, अपनी अग्नि भी सही टाइम से चली, लेकिन पित्त का एक्यूमुलेशन हो गया बॉडी में। अब इस बात से कौन कौन सहमत है? हेलो। सर मैं सहमत हूँ। सर मैं सहमत हूँ। तो ये है ना, देखो मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको जो तुरंत समझ में आए। तो अपन ने क्या किया, जैसे मैंने कफ वाला एग्जांपल देता हूँ, कि उस समय अपन को क्या थी, बॉडी की रिक्वायरमेंट थी भाई, अग्नि प्रद्युत है, आपको कफ वाला मतलब मधुर स्निग्ध ऐसा खाना है। अगर नहीं खाओगे तो बॉडी की खप जाएगी, आपकी बॉडी की जो जितनी भी धातु है वो नष्ट हो जाएंगी। तो अपन ने कफ वाला हार विहार खाया, तो उससे क्या हुआ, बॉडी में कफ का एक्यूमुलेशन हो गया। अब ऐसे ही वर्षा में, क्योंकि अपन को अग्नि बढ़ानी है, अग्नि बढ़ाओगे तो अपन को ऐसे ही कटु तिक्त कसाय मतलब एक तरीके से जो पित्त को बढ़ाने वाले हैं ऐसे द्रवों का अपन को सेवन करना है। अब ऐसे सेवन तो किया, अपनी बॉडी रोगों से तो बच गई उस ऋतु में, लेकिन एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन हो गया तो मतलब यहाँ पे लिखा कि वर्षा में संचित पित्त प्रकोपित होकर पित्तज विकार उत्पन्न करता है। अब क्या हुआ, क्योंकि वर्षा में एक्यूमुलेशन हो गया पित्त का, लेकिन अगली वाले ऋतु में क्या हुआ, अब वर्षा के बाद में क्या होती है, एकदम गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अचानक से गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो ऊष्मा है, हीट है, वो बढ़ जाती है बॉडी की, मतलब टेम्परेचर की, वातावरण की। आपने देखा होगा सितंबर के एक में अचानक से थोड़ी धूप ज़्यादा खिलने लग जाती है, तो उसकी वजह से पित्त प्रकोपित हो जाता है, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। प्रकोपित होकर पित्तज विकार, पित्त से जो बीमारी होंगी वो उत्पन्न करने लग जाता है, विकार यानी रोग, डिजीज। तो पित्तनाशक कर्म करें। अब तो शरद ऋतु में क्या करना है, मुख्य पित्तनाशक कर्म करना है। हर ऋतु का एक मुख्य काम है कि होता है कि कुछ ना कुछ करना होता है, तो यहाँ से क्या करना है, पित्तनाशक, कि भाई रोगों से बचना है ना, तो ये काम करते रहो, आप ठीक रहोगे। क्या है, तिक्त घृत। तिक्त क्यों आया, आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में जब मैं बेसिक फंडामेंटल क्लियर करा था कि तिक्त रस है ना, देखो यहाँ पे पित्तनाशक रसों में कसाय तिक्त मधुर है,
तो तिक्त क्या करता है, पित्त का नाश करता है। अब घृत क्या है, तिक्त रस की कोई औषधि थी, उसमें घी का छौंकन लगा दिया, घी में मिला दिया, वो हो गया तिक्त घृत। आप ये बनाना सीखोगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। वैसेज कल्पना में एक सब्जेक्ट है वैसेज कल्पना, उसमें आप इसको बनाना सीखोगे तिक्त घृत को, ठीक है। विरेचन आप जानते हो। अब शोधन, सबसे श्रेष्ठ शोधन औषध क्या है विरेचन उसकी, पित्त की? विरेचन सर। विरेचन। तो यहाँ पे लिख दिया विरेचन। देखो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब फिक्स है पहले से। वह रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण एक नया वर्ड आया है कि मतलब दूषित रक्त को बाहर निकालना। अब यहाँ पर दूषित रक्त को बाहर निकालने से और पित्त का क्या रिलेशन है, ये बहुत हाई लेवल की बात है, मैं बता देता हूँ आपको कि रक्त मोक्षण यानी जो पित्त है और रक्त है आश्रय आश्रय भाव से एक साथ रहते हैं। अगर पित्त में विकृति है तो मतलब रक्त में भी विकृति है, तो रक्त को निकाल दो बाहर, क्योंकि वो उसी में रहता है। पित्त किस में रहता है, रक्त में रहता है, कि उसका घर है। जो पित्त दोष है उसका घर क्या है, ब्लड, रक्त। तो गंदे रक्त को अपन ने बाहर निकाल दिया, रक्त मोक्षण यानी उसको बाहर निकालना, गंदे रक्त को बाहर निकाल दो। जलोकाएं आती है ना, जलोका आती है, लीच बोलते हैं उनको, वो खून चूसती हैं। जैसे कि किसी की फुंसी होने लग गई, उसके चेहरे पे फुंसी होने लग गई, तो उसके आसपास एक जलोका लगा देते हैं। जलोका यानी लीच, जो खून चूस लेती है, वहाँ का गंदा खून चूस लेती है, लीच होती हैं। आप जलोका पढ़ोगे फाइनल ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आएगी, चैप्टर नंबर 26 या 20 नंबर 7 है, उसमें उस गंदे रक्त को चूस लेती है। अब वहाँ से रक्त की कमी हो गई तो नया फॉर्मेशन होगा ब्लड का, तो नया शुद्ध बनेगा। इससे भी पित्त के रोग दूर होते हैं। क्लियर। अब पित्तनाशक रसों में कसाय तिक्त मधुर का सेवन करें, क्योंकि पित्तनाशक क्रम में ऐसे रसों का सेवन करना है। अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कसाय तिक्त मधुर पित्त का नाश करते हैं। मूंग, चीनी, आंवला, मधु। अब मूंग क्या है, मधुर रस। चीनी क्या है, मधुर। आंवला क्या है, एक तरीके से आंवला पंच रस युक्त होता है, ठीक है। आंवला हर तरीके से काम करता है। मधु क्या है, मतलब जो हनी होता है ना, शहद होता है, वो कसाय रस वाला होता है। आप सोचो कि भाई मधु मीठा है और ये मधुर रस का होगा, नहीं, इसमें मधुर रस भी होता है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है, कसाय रस होता है मधु में। तो आदि लघु अन्न का सेवन करें। तो क्लियर हो गया भाई, संचित क्यों है ये आपको पता लग गया, प्रकोपित क्यों है ये आपको पता लग गया, कर्म कौन कौन से करने ये आपको पता लग गया, और पित्तनाशक रस जो क्या खाना है वो आपको पता लग गया। अब इंपॉर्टेंट लाइन आती है हंसोदक। इसी का है शरद ऋतु में कि हंसोदक का सेवन करना चाहिए। लाइन तो ये थी कि हंसोदक का सेवन करना चाहिए। अब हंसोदक है क्या, ओ माय गॉड, चोट लग गई अभी सॉरी। अंशोदक सूर्य की किरणों से तप्त व चंद्रमा की किरणों से शीतल हुए पवित्र जल को अंशोदक कहते हैं। क्या बोला इसने कि सूर्य की किरणों से, आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसको आपने दिन भर सूर्य की गर्मी में रख दिया, मतलब बाहर आंगन पे या छत पे रख दिया, गर्म हो गया पानी। अब दिन भर बाहर रहेगा, सूरज की किरणों में रहेगा, गर्म हो गया। तो सूर्य की किरणों से तप्त व चंद्रमा की किरणों से शीतल, अब उसको वहीं रखा रहने दिया, रात में रात हो गई, चंद्रमा आया, उससे वो ठंडा भी हो गया, चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ। आपने कुछ नहीं किया, ना फ्रिज लगाया, ना एसी लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सूर्य किरणों से तो गर्म हुआ और चंद्रमा किरणों से शीतल हुए पवित्र जल को अंशोदक कहते हैं। जो वह जल जो सूर्य किरणों से गर्म हुआ और चंद्रमा से ठंडा हुआ, मतलब आपने सुबह 6 बजे रखा, सारे दिन में रहा, गर्म हो गया, आपने फिर उसको रात में भी रखे रहने दिया तो ठंडा हो गया, तो उस जल को अपन पवित्र जल को हंसोदक कहते हैं। यह जल न तो रुक्ष है न अति स्निग्ध, तीनों दोषों को जीतने वाला होता है। आचार्य ने इसको अगस्त तारे की उपस्थिति में ग्रहण करने को अति फलदायक बताया कि भाई ये जो जल बताया ना अंशोदक, वो क्या है, ना तो रुक्ष है, रुक्षता भी नहीं लाता बॉडी में, ना अति स्निग्धता भी नहीं लाता ज़्यादा बॉडी में, तीनों दोषों को वात पित्त कफ के लिए हेल्दी है होता है, ठीक है। आचार्य ने इसको अगस्त तारे, अब अगस्त तारा होता है कि जो सुबह मॉर्निंग के 4 बजे 5 बजे या मतलब सुबह सुबह दिखता है आपको अगस्त तारा। अब इतनी तो मुझे भी नॉलेज नहीं है कौन सी, उत्तर दिशा में है शायद, ये उत्तर दिशा में अगस्त तारा आता है एक मोटा सा। जो आपने सुबह सुबह जल्दी उठे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक तारा और एक चंद्रमा ही दिखाई देते हैं सुबह के टाइम पे, तो वो अगस्त तारे की उपस्थिति में ग्रहण करने को अति फलदायक, मतलब रोगों को जीतने वाला, रोगों को दूर करने वाला, कोई रोग उत्पन्न ना हो, ऐसा बताया। तो अंशोदक का सेवन करना चाहिए। कौन सी ऋतु में, शरद ऋतु में। अब अंशोदक तो आप बना सकते हो डेली, सुबह रख दो छत पे एक जग या पानी कुछ भी, उसको गर्म होने दो, रात को ठंडा होने दो, सुबह उठ के पी लो उसको, ये अंशोदक हो गया।
तो आप पी सकते हो ना डेली इसको। तो रात्रि के प्रथम पहर की चांदनी को ग्रहण करें। इसमें बताया, आचार्य ने बताया कि रात्रि की जो प्रथम पहर, मतलब अब रात हुआ 8 से 10, 8 से 12 या फिर 9 से 12 का जो टाइम होता है, उस समय आपको चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। उस समय आपको वहाँ पे लेटा रहना चाहिए, वहाँ घूमना चाहिए। अब ताज्य बताया, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ओस, ओस का मीनिंग है कि सुबह सुबह जो ओस गिरती है, जानते हो ना, एकदम मतलब उमस सी रहती है, ओस गिरती है, मतलब आप देख लो पेड़ पौधों पे भाई पानी की बूंदें रहती हैं सुबह। तभी तो यहाँ पे बताया रात्रि के प्रथम पहर में, यहाँ पूरी रात्रि की बात नहीं की, ओनली प्रथम पहर की बात, क्योंकि द्वितीय और तृतीय पहर में ओस गिरने लग जाती है। तो ओस से बचने के लिए बोला है। छार, आपको छार से बचना है। छार यानी क्या होता है, एक तरीके से तीक्ष्ण पदार्थ। तीक्ष्ण पदार्थ यानी एक तरीके से पित्त को बढ़ाने वाले, वो उनका नाश, उनका नहीं करना है सेवन, मतलब त्याज्य में है। त्याज्य मतलब नहीं करने योग्य। पेट भर खाना, आपको पेट भर के भी खाना नहीं खाना है। ऐसे नहीं कि पेट फूटने वाला हो, पेट भर रहा हो, ठीक है आज तो टेस्टी भोजन मिल गया, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो भरपेट खाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दही, तेल, वसा, धूप, तीक्ष्ण मद। तीक्ष्ण मद यानी ओनली दारू पीते हैं ना, आपको अगर आपको दारू पीनी है तो पानी मिला के पीनी चाहिए। यहाँ पे बोला तीक्ष्ण, आपको नीट मतलब ओनली दारू नहीं पीनी है। दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना चाहिए। और पूर्व दिशा की वायु, मतलब कोई ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसमें पूर्व दिशा से आ रही हो, उस वायु के सामने में आपको नहीं बैठना चाहिए। ये हैं शरद ऋतु के त्याज में, मतलब काम नहीं करने। क्लियर, बात क्लियर हुई शरद ऋतु की? कोई तो बोल दो। सर ये हंसोदक वाला पोर्शन इसमें क्यों आया शरद ऋतु में? हंसोदक इसलिए बोला क्योंकि इस ऋतु में ना तो सूर्य देखो ज़्यादा, अब ग्रीष्म ऋतु में रख देंगे, ग्रीष्म ऋतु में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। एक शरद ऋतु ही ऐसी होती है जिसमें मीडियम सूर्य की किरणें रहती है, मध्यम, कि मध्यम किरणों से गर्म हुआ। देखो अपन मान लो आप बोलोगे भाई शीत ऋतु में क्यों नहीं रखा, हेमंत और शिशिर आती हैं, उसमें सूरज निकलता नहीं है। बसंत में ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं रहता, ग्रीष्म में बहुत ज़्यादा पड़ता है, वर्षा में तो पूरा दूषित ही रहता है। एक शरद ऋतु ऐसी ऋतु आती है जिसमें सूर्य की मध्यम किरणें होती हैं, इसलिए यहाँ पे बोला कि सूर्य की किरणों से तप्त हुए, चंद्रमा किरणों से शीतल हुए पवित्र जल को अंशोदक कहते हैं, इसलिए इस ऋतु में आया। ठीक है, और कोई डाउट? देखो कोई खिचड़ी बनाते हो आप घर में, खिचड़ी बनाते हो तो एकदम गैस तेज चला तो जलने लग जाती है ना, लेकिन मध्यम मध्यम आँच में पकाओ तो टेस्टी बनती है और अच्छी बनती है। तो ये मध्यम आँच की बात है कि धीरे धीरे पका हुआ और धीरे धीरे ठंडा हुआ, क्योंकि इसका टाइम ही ऐसा होता है, ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। आपने मतलब मिड सितंबर से मिड अक्टूबर या कुछ ऐसा टाइम रहता है, ठीक है, उसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मीडियम सा टाइम होता है। अपन बोलते हैं ना एक पैर बाहर निकाल कर एक पैर अंदर डाल के, ऐसा सोते हैं उस टाइम पे। पंखा चलता भी रहना चाहिए और पंखा बंद करे तो गर्मी भी लगे, ऐसा टाइम है ये अंशोदक का। ठीक है, डेली लाइफ के रूटीन से समझो तो अच्छा समझ में आता है। अब हो गई शरद ऋतु, अपनी 6 की 6 ऋतुएं कंप्लीट हो गई। तो अपना आज का क्लास ख़त्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे ऋतु संधि। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर चौथा चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूंगा मैं कल। अब मैं आपको बोलूँ किसने दिया ये क्वेश्चन, अंशोदक ही क्यों बोलते हैं। देखो ऐसा आचार्य ने तो बताया नहीं, अंशोदक हंस के समान पवित्र, आप इसको ऐसे समझो हंसोदक कि यहाँ पे देखो पवित्र जल की बात हुई, तो हंस एकदम पवित्र है, जैसे हंस जो प्राणी है उसको पवित्र माना है, तो हंसोदक के समान पवित्र, इसके इससे इसकी क्या यह उपमा दी गई है, या फिर नाम भी एक नाम रख दिया हंसोदक। लेकिन मैं इसको इससे कोरिलेट करता हूँ, जैसे हंस प्राणी पवित्र होता है इसलिए ये पवित्र था ये जल, इसलिए इसको हंसोदक बोला है। ठीक है, और कोई डाउट आपका? तो क्लास एंड करूँ मैं? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।